इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन सेट के लीडर को ढूंढते हुए उसी जगह पर आता है जहां पर उस डीमन सेट के लीडर और हॉलमास्टर गु के बीच में लड़ाई हुई थी। वहां पर आने के बाद हुआ कहता है, मुझे यकीन है मेरा जो हमला था वो सीधा आकर उस डीमन सेट के लीडर से लगा था, लेकिन वो आखिर यहाँ पर से गया कहा। अगर वो मेरे हमले से बच गया है तो उसका जो रिलम है वो ट्रांसेंडेंटल रिलम के 4th लेवल से भी ज्यादा होगा। लेकिन आखिर एक डीमन सेट का एक्सपर्ट हमारे मास्टर को मारने के लिए क्यों आएगा? लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे जो मास्टर वो सक्सेसफुली वहां से भाग गए। जब मैं सेक्ट में वापस जाऊंगा तो मैं मास्टर से मिल लूंगा। इतना कहने के बाद हुआ यूनिवर्सिटी में वापस आता है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस नोवेल के लेने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। फिर हमें उस पब्लिशर को दिखाया जाता है जो कि अपनी किताबें बेच रहा होता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि लाइन में खड़ा होकर अपने बारी का आने का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार करते करते शाम हो जाती है। शाम के वक्त पब्लिशर चिल्लाते हुए कहता है कि ये आखिरी किताब बची है। ये सुनने के बाद वहां पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी रोते हुए कहता है कि मैं दोपहर से अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहा हूँ, और दूसरा आदमी रोते हुए कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होता है क्योंकि वो आखिरी किताब उसे ही मिलने वाली होती है। फिर वह उस किताब को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने मन में कहता है कि ये अच्छी बात है, मेरा जो लक है वो इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वह उस किताब पर अपना हाथ रखने वाला होता है वैसे ही कोई दूसरा पर्सन आकर उस किताब के ऊपर अपना हाथ रख लेता है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है। जब वह उस पर्सन की तरफ देखता है कि आखिर किसने उस किताब के ऊपर अपना हाथ रखा है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसे देखने के बाद हुआ पूरा सदमे में चला जाता है और वो भी अपना हाथ उस किताब के ऊपर रख देता है। फिर वो लड़के हुआ से कहते हैं कि बिग ब्रदर क्या आप ये किताब मुझे दे सकते हैं? ये सुनने के बाद हुआ चिल्लाते हुए उसे नहीं कहता है और उसे कहता है कि मैं इसके लिए डबल प्राइस पे करूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़के हुआ से कहते हैं कि आप जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं, मैं उससे कभी भी परेशान नहीं होंगी। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए उस पब्लिशर से कहती है कि आखिरी वाली किताब मुझे चाहिए। हुआ और उस लड़की को इतना गुस्से में देखकर वहां पर बैठा हुआ एक आदमी काफी परेशान हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि फेलो कल्टिवेटर्स थोड़ा शांति से बात करते हैं, गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक किताब बची है तो आप दोनों बातचीत करके किसी समझौते पर क्यों नहीं पहुँचते? फिर वो लड़के हुआ से कहते हैं जो कि हम दोनों भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम एक फेयर मेथड का यूज करते हुए इसे सेटल क्यों नहीं करते? ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि आखिर हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? फिर वो लड़के कुछ टोकन्स निकाल के हुआ से कहते हैं कि हम स्टोन पेपर सीजर करेंगे और जो कोई भी इस स्टोन पेपर सीजर में 2 बार जीतेगा तो ये किताब उसे मिलेगी। उन टैबलेट्स को देखने के बाद हुआ उससे कहता है कि अगर हम इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए इन टैबलेट्स के आर पार देख सकेंगे। ये सुनने के बाद वो लड़के उसे कहते हैं कि एक स्पेशल स्पिरिचुअल टूल है जिसे कि डिवाइन मैकेनरी सेक्ट ने बनाया है। इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस को रोक लेती है। इन स्पिरिचुअल टूल्स की मदद से हम पूरी फेयरनेस के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल सकते हैं। ये सुनने के बाद वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उन स्टोन के आर पार देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के द्वारा इन पैटर्न्स के आर पार देखना इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि ये खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहने के बाद हुआ उस लड़की के पास से स्टोन टैबलेट लेते हुए उसे कहता है कि चलो खेलना शुरू करते हैं। फिर वो लड़की हुआ से कहती है कि जो भी 2 बार इसमें जीतेगा वो इस किताब को लेकर जाएगा। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे मंजूर है। इतना कहने के बाद वो लड़की उल्टी गिनती करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो लड़की 1 बोलती है वैसे वो दोनों अपने अपने टैबलेट को उस टेबल पर रख देते हैं। फिर लड़के वहां पर बैठे हुए उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि क्या आप इसे रिवील कर सकते हैं? और जैसे ही वो दोनों लड़के उस टैबलेट को रिवील करते हैं वैसे हुआ काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस बार हार गया होता है और वो लड़की जीत गई होती है। अपने आप को जीतता देख वो लड़की काफी खुश हो जाती है और उछलते हुए कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में जीत गई। ये देखने के बाद हुआ तो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने अपने टैबलेट्स को फिर से उस टेबल पर रख देते हैं। उस टैबलेट्स को उस टेबल पर रखने के बाद हुआ उस लड़की से कहता है कि रुको मैं इसे अब पलटूंगा। और जैसे ही वो उस टैबलेट्स को पलटता है वैसे हुआ फिर से सदमे में चला जाता है क्योंकि इस बार भी वो लड़की जीत गई होती है। फिर वो लड़की हुआ को चिढ़ाते हुए उसे कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं फिर से जीत गई। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक और बार हारता हुआ देखकर हुआ पूरा सदमे में चला जाता है और वहीं पर गिरने लगता है। तभी उसके सामने बैठने वाला आदमी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे सेक्ट वालों को कांटेक्ट करके तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाने के लिए कहूँ? फिर दूसरा वाला आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर मत गिरो, हम जल्दी इसे बंद करके घर पर जाने वाले हैं। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होती है और हुआ को बाय करते हुए वहां से जाने लगती है। फिर हुआ अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पर
जितने भी प्लेसेस थे जहाँ पर से चीटिंग की जा सकती थी वहाँ पर मैंने चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी लूप होल नहीं मिला। इतना एफर्ट डालने के बावजूद मेरा जो लिमिटेड एडिशन नोवेल था वो कोई और लेकर गया। इसे भूल जाओ, जो कि मैं यहाँ पर हूँ तो जरा इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। और जो मैंने केव में टी लीव्स की बैच लगाई थी वो पूरी तरह से पक गई है, इसलिए मुझे सेल्ट लीडर के लिए किसी और तरह की टी लीव्स का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ने टी सीड्स को खरीद लिया होता है और उसे खरीदने के बाद कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हुआ अपने सेट में वापस जाने लगता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि तुमने चीटिंग की है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला आदमी उस आदमी से कहता है कि आखिर किस तरह की चीटिंग, तुमने जो जड़ पीसेस है उसे चेक किया था। फिर हमें नीचे दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जिसने कि हुआ के पास से उस रॉक पेपर सीजर में उस नोवेल को जीत लिया होता है। फिर सामने वाला एक लड़का उस लड़की से कहता है कि बार बार जीतने के बारे में क्या, मैंने जो तुम्हें स्पिरिचुअल पील दी थी वो मुझे वापस दे दो। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे कहती है कि मैंने ये सब अपने लक की वजह से पाया है। ये सुनने के बाद वो लड़का उससे कहता है कि कैसा गुड लक, आखिर तुमने हमें 20 बार हरा कर हमसे वो स्पिरिचुअल पील ली है। ये सुनने के बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास नोबल पर्सन का फॉर्चून है, और जहाँ तक बात रही तुम दोनों की, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आप गलत कामों में लगे हुए थे, इसलिए आपको हेवंस के द्वारा पनिश किया गया है। ये सुनने के बाद सामने वाला आदमी उस लड़की से कहता है कि हेवनली दाव कभी भी इतनी बोरिंग पनिशमेंट नहीं देता। ये सुनने के बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है कि डियर फेलो कल्टिवेटर्स, हमने पहले ये एग्रीमेंट किया था कि आप ये जो गेम के रूल्स है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से काफी तेजी के साथ भागने लगती है। ये देखने के बाद वो दोनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहने के बाद वो आदमी अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी का हाथ बनाकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद वो लड़की अपने मन में कहती है कि ये तो पर्पल केओस रिलम के 3rd लेवल का है। तभी उस लड़की की नजर हमारे हुआ के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए हुआ को पुकारने लगती है। ये देखने के बाद वो दोनों लड़के भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़की हुआ से कहती है कि बिग ब्रदर जल्दी से आकर मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद हुआ उसको कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। ये सुनने के बाद वो लड़की हुआ से कहती है कि बिग ब्रदर ये जो दोनों है वो मेरे खिलाफ गलत इंटेंशन रखते हैं। ये सुनने के बाद वो सामने वाला लड़का काफी हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि चुप रहो, हमने तुम्हारे खिलाफ कब गलत इरादे रखे। फिर वो लड़का हुआ से कहता है कि क्या तुम उसके सीनियर ब्रदर हो और अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि डियर फेलो कल्टिवेटर्स, मेरा उसके साथ कोई भी नाता नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मेरा आपके कन्वर्सेशन में इंटरप्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। ये सुनने के बाद वो लड़के हुआ को आंख मारते हुए उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप बहुत हार्टलेस है, क्या आप हमारी पहली मुलाकात को भूल गए। ये सुनने के बाद हुआ काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तो सिर्फ मोरा का गेम था और तुम उसमें जीत गए, बस इतना ही था। ये सुनने के बाद उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि तो तुमने हमारे अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया है, आज मुझे तुम्हें एक सबक जरूर सिखाना चाहिए। फिर दूसरा लड़का उस लड़की से कहता है कि जो कुछ भी तुमने हमसे छीना है उसे जल्दी से जल्दी हमें वापस दे दो। सुनने के बाद वो लड़की काफी डर जाती है और वहाँ से कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज मेरी मदद करिए। फिर वह उन दोनों लड़कों से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इसे सबक सिखाने वाले थे इसमें और ज्यादा एफर्ट्स डालिए, मैं भी अपने नोवेल को वापस पाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और हुआ से कहते हैं कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस किताब को फाड़ दूंगी। इतना कहने के बाद वो नोवेल को बाहर निकाल लेती है। मैं अभी इस किताब को फाड़ने जा रही हूँ। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है। ये सुनने के बाद उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और दूसरा लड़का उससे कहता है कि अगर तुम टोस्ट पीने से इनकार करती हो तो तुम्हें फोर्सफुली पेनल्टी कप पीना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद वो लड़का फिर से एक एनर्जी का हाथ बनाकर उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए उसके तरफ भेज देता है, लेकिन तभी हुआ उस हाथ के ऊपर हमला कर उस हाथ को वहीं पर तबाह कर देता है। ये देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मेरी स्पेशल टेक्निक को इतनी आसानी से तोड़ दिया, और दूसरा लड़का हुआ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इसके अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करोगे। फिर हुआ उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पर पूरी सिचुएशन में चेंज आ गया है और मैं आप दोनों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसे अंडरस्टैंड करें। फिर हुआ उस लड़की से कहता है कि वो किताब को मुझे दो।
ये सुनने के बाद वो लड़की अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है हुआ को चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की धीरे धीरे कर एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से गायब होने लगती है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की वहां पर से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद हुआ काफी डरावनी शक्ल बनाते हुए हंसने लगता है और वहां से काफी तेजी के साथ उस लड़की का पीछा करने के लिए वहां से निकल जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों लड़कों में से एक आदमी कहता है कि आखिर ये कल्टीवेटर किस सेट से बिलोंग करता है, इसका जो ऑरा है वो कितना टेरिफाइंग है। लेकिन रुको, हमारा जो ट्रेजर है वो अभी तक उस लड़की के हाथ में है। उनको ये बात याद आती है, वो भी उस लड़की का पीछा करने के लिए काफी तेजी के साथ वहां से जाने लगती है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से काफी दूर आ गई होती है और एक जगह पर रुकते हुए कहती है कि मैं अपने आप को थैंक यू कहती हूँ क्योंकि मैंने स्टील टेक्निक की काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है। लेकिन तभी हुआ काफी तेजी के साथ उस लड़की के सामने आकर काफी डरावने अंदाज में उस लड़की से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे धोखा देने की हिम्मत रखती हो। हुआ को अपने सामने देखकर वो लड़की काफी डर जाती है। वो लड़की हुआ को कुछ कह नहीं जा रहे होते, तभी हुआ उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाते हुए उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे वहीं पर सील कर देता है। फिर वह उस लड़की को अपने गोद में उठाते हुए उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करती हो। चलो चलकर हम यूनियन सिटी के जो सिटी लॉर्ड है उनसे मिलते हैं क्योंकि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। जो इमोर्टल सेक्ट के कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लॉ के हिसाब से तुम्हें सील किया जाएगा और तुम्हें एक कॉमनर बना के जो पीक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी डर जाती है। तभी वहां पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं और हुआ को और उस लड़की को इस हालत में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। फिर हुआ गुस्सा करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ने के बारे में सोचूंगा, जल्दी से वो किताब को मुझे दे दो। ये सुनने के बाद वो लड़की हुआ से कहती है कि तुम कभी ने कही कि अगर तुम मेरे जैसे एक ब्यूटीफुल लड़की को इस तरह से ट्रीट करोगे तो तुम पूरी जिंदगी बैचलर रहोगे। इतना कहने के बाद वो लड़की अपने पास से किताब निकाल कर हुआ को देने लगती है और उससे कहती है कि जल्दी से मेरे जो स्पिरिचुअल पावर है उसे अनसील करो। ये सुनने के बाद हुआ उसके ऊपर जो सील लगाए होते हैं उसे निकाल देता है और हुआ उस लड़के को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स देते हुए उससे कहता है कि ऐसा सोचो कि मैंने इस किताब को तुमसे खरीदा है, लेकिन मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने रॉक पेपर सीजर में कैसे चीटिंग की। ये सुनने के बाद वो लड़की चिल्लाते हुए हुआ से कहती है कि मैंने बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये भी एक धोखा कहलाएगा। फिर वह उस लड़की से कहता है कि आखिर तुमने किस तरह की इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद वो लड़की अपने हाथ में एक स्टोन टैबलेट को निकाल लेती है और अपनी उंगलियों में घुमाते हुए उस स्टोन टैबलेट को बदल देती है। ये देखने के बाद उन दोनों बंदों में से एक बंदा कहता है कि एक इल्यूजन टेक्निक जिसके अंदर से किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपोज नहीं होती, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। और दूसरा लड़का कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हार गए। इस इल्यूजन टेक्निक के साथ वो किसी भी समय हमारा मुकाबला करने के लिए लगातार अपने हाथों को बदल सकती है। फिर वह उस लड़की से कहता है कि लेकिन सेकंड मैच के दौरान तुम्हारा जो कार्ड रिवील किया था वो मैंने किया था, तो फिर तुमने आखिर मुझे हराया कैसे? तुम वहां पर रखे हुए कार्ड को इतनी आसानी से चेंज तो नहीं कर सकती ना। ये सुनने के बाद वो लड़की हुआ से कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारा जो परसेप्शन है उसे अल्टर किया। जब तक कि तुम्हें तुम्हारे हारने का परिणाम दिखता है तो तुम्हारे जो परसीव पैटर्न्स है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन। फिर हमें उस कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। वो एक्सट्रीमली प्रोफाउंड टेक्निक है इल्यूजन्स में। इसके अंदर कैजुअलिटी के प्रिंसिपल्स भी है और कॉन्सेप्चुअल पावर भी है। ये सारी बातें सुनने के बाद उन दोनों लड़कों में से एक आदमी कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो लड़के उन दोनों से कहते हैं कि मैं इल्यूजरी सेलेस्टर पैलेस की यू किंगू हूँ। ये सुनने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी काले बालों वाले आदमी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या ये इल्यूजरी सेलेस्टर पैलेस सच में पावरफुल है? ये सुनने के बाद वो काले बालों वाला आदमी सफेद बालों वाले आदमी से कहता है कि जो इल्यूजरी सेलेस्टर पैलेस है वो एंशिएंट सेक्ट है जो कि इल्यूजन टेक्निक में महारत हासिल करने के लिए फेमस है। वो इतने सालों से इस दुनिया से अलग पड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी अलायंस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर वो काले बालों वाला आदमी किंगू को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम मोयुन है और मैं ट्रू डिसाइपल हूँ यूनजी
यूजी सेक्ट का, और ये मेरा जूनियर ब्रदर है बायरेन। और हमें नहीं पता था कि तुम इल्यूजनरी सेलेस्टर पैलेस के एक डिसाइपल हो। मैं और मेरा जूनियर आपसे उन ट्रेजर की डिमांड नहीं करेगा जो कि आपने हमसे पहले लिए थे, लेकिन इसके बदले आप यूजी माउंटेन पर जो ट्रेजर है उसे एक्सप्लोर करने के लिए हमारी मदद करेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े तो आपकी जो इल्यूजन टेक्निक है वो बहुत काम आएगी। ये सुनने के बाद क्योंगो काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या सीक्रेट ट्रेजर। फिर मोइन उसे कहता है कि हाँ ये सही है। कुछ दिन पहले जो यूजिन माउंटेन है उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड लाइट बाहर निकल रही थी और उस समय वहाँ पर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसके हाईली चांसेस है कि वहाँ पर से एक रेयर और प्रीशियस ट्रेजर बाहर निकला है। ये सुनने के बाद हुआ भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर मोइन आगे कहता है कि जो यूजिन माउंटेन्स है वो काफी ज्यादा और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेकिन मुझे उसके जनरल डायरेक्शन के बारे में काफी कुछ याद है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर उसे ढूंढे। अगर वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स रहे तो हम उसे जो पीपल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उनके बीच में बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर वहाँ पर एक ही ट्रेजर रहा और जो कोई भी वहाँ पर सबसे पहले पहुंचेगा तो वो ट्रेजर उसका हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि कुछ दिनों पहले रेड लाइट, ऐसा हो सकता है कि जो डेमन फेटस वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था वो इस माउंटेन में आकर गिरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ये सुनने के बाद किंगो काफी खुश हो जाती है और मोयुन से कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर मोयुन हुआ से कहता है कि दायुस्त आप, तभी हुआ उसे अपना नाम बताता है। ये सुनने के बाद मोयुन उससे कहता है कि ब्रदर हुआ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो उस ट्रेजर के पावर है और रिमार्केबल है वो एक रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर हो सकता है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि इसे भूल जाओ, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि इतने समय के बाद मुझे एक अच्छा चांस मिला है ब्रेक लेने के लिए और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करके एक जंगल एडवेंचर पर जाऊं, जो कि मेरे पास और ज्यादा समय है, इसलिए मैं रात को इस सिटी में ही रहूंगा और जो सिस्टर कल्टीवेटर का नया नोवेल आया है उसे पढ़ूंगा। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसे इस तरह से वहाँ से जाता देख वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये देखने के बाद किंगू कहती है कि ये जो कुछ भी करता है उसकी वजह से हमारा जो मूड है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तुम लोग चिंता मत करो और डेफिनेटली हमें ढूंढते हुए वापस आएगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सचमुच में और डीमन फेटस वहाँ पर आ गया होता है। तभी वहाँ पर डीमन क्लाउड सेट का लीडर आकर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने उस डीमन फेटस को ढूंढ ही लिया। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक डीमन बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि किंगू के ऊपर हमला करने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो डीमन बिस्ट सीधा जाकर किंगू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस डीमन बिस्ट ने जिसके ऊपर हमला किया होता है वो सिर्फ एक किंगू का इल्यूजन होता है और हमें किंगू को दिखाया जाता है जो कि उछलकर काफी आसानी से उस डीमन बिस्ट के हमले से बच गई होती है। फिर वो चिल्लाती हुए बायरन और गुआन यू से कहती है कि अभी करो। ये सुनने के बाद गुआन यू जल्दी से अपने मिस्ट मार्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन बिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और बायरन अपने मिस्टी फॉल्स 9 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन बिस्ट के ऊपर हमला कर उसे वहीं पर जान से मार देता है। फिर बायरन खुश होते हुए किंगू से कहता है कि मिस किंगू, आपकी जो मूनलाइट वाटर्स में जो फ्लावर मिरर टेक्निक थी वो काफी अच्छी थी। फिर गुआन यू कहता है कि हाँ, इसने सही कहा, ये पर्पल क्योस रिलम के थर्ड स्टेज वाला मॉन्स्टर था। अगर हम इसके साथ हेड ऑन फाइट लेते तो इसे हराने में कम से कम आधा दिन लगता। उनकी ये सब बातें सुनकर गुआन यू काफी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि ये सब नेचुरल है। इतना कहने के बाद वो सारे लोग उस डेमन फेटस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जाते वक्त किंगो गुआन यू से कहती है कि हम लगभग आधे घंटे से ये यूजी माउंटेन पर है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सीक्रेट ट्रेजर यहीं पर है? ये सुनने के बाद गुआन यू उससे कहता है कि मेरी मेमोरी के हिसाब से जहाँ पर से वो रेड लाइट निकली थी उससे हम 10 फीट दूर है, हम जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिर हमें उस डीमन फेटस को दिखाया जाता है जो कि आसपास का डार्क और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देखने के बाद वो डीमन सेट का लीडर काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि अगर वो इसी तरह से डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहा तो मैं कुछ ही देर में इसे इस जमीन के अंदर से बाहर निकाल लूंगा और जो इवॉल्व डीमन फेटस है उसे पा लूंगा। और ऐसा करने के बाद जो लॉर्ड है वो डेफिनेटली काफी खुश हो जाएंगे। तभी उस लीडर को स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई तो इस तरफ आ रहा है। फिर वो लीडर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उन 3 लोगों को ढूंढ लेता है और कहता है कि यूजी सेक्ट के 2 डिसाइपल और एक फीमेल कल्टीवेटर। अगर उन लोगों ने यूजी सिटी के जो सिटी लॉर्ड है उनके पास जाकर उन्हें डीमन फेटस के बारे में बता दिया तो ये काफी बुरा होगा। उन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन वाला सिर्फ पर्पल क्योस रिलम के थर्ड स्टेज का है, लेकिन एक सेट के डिसाइपल होने के कारण उनके पास काफी प्रीशियस ट्रेजर होने चाहिए। अगर मैंने फ्लैश
पपेट को यहाँ पर समन किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी और इन लोगों को शांति से नहीं निपटा पाऊंगा। ये सोचने के बाद वो लीडर उस लॉर्ड ने दिए हुए 3 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है कि अच्छा है कि मैं प्रिपेयर होकर यहाँ पर आया हूँ। इतना कहने के बाद वो लीडर उस बेल वाले ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। उस बेल वाले ट्रेजर को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क ऑरा अपीयर होने लगता है और उस डार्क ऑरे के अंदर कोई होता है जिसे वो लीडर कहता है कि मैं यहाँ पर रुककर इस डीमन फेटस को गार्ड करूंगा, तुम जाकर वो जो 3 डिसाइपल्स इस तरफ आ रहे उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। ये सुनने के बाद उस डार्क ऑरे के अंदर जो कोई भी चीज होती है वो काफी तेजी के साथ उन तीनों की तरफ जाने लगती है और पीछे से लीडर हंसते हुए कहता है कि 3 जिंदा सैक्रिफाइस सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंच गए, उन्हें इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनिवर्सिटी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ चाय पीते हुए उस नोवेल को पढ़ रहा होता है और हुआ उस नोवेल को पढ़ते हुए कहता है कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने इसे लगभग पढ़ ही लिया है और इस सीन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो जल्दी मेरे सामने आने वाला है। इतना कहने के बाद हुआ काफी एक्साइटमेंट के साथ उस पेज को पलटता है, लेकिन उस आखिरी पेज पर किंगू ने एक ड्राइंग बनाई होती है और हुआ को चिढ़ाते हुए वहाँ पर लिखा होता है कि आखिर तुम मास्टरमाइंड के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मास्टरमाइंड के बारे में नहीं बताने वाली। ये देखने के बाद हुआ तो पूरा सदमे में चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हुआ के चिल्लाने की वजह से जो जमीन होती है वो हिलने लगती है, जिसके वजह से वहाँ पर के लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या अर्थक्वेक आया है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ वहाँ से उड़कर किंगू को ढूंढने के लिए यूंजी माउंटेन की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अगर मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे यूंजी माउंटेन को भी तबाह करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर से हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बायरन कहता है कि आखिर इस जंगल को क्या हुआ है, हम जितना गहराई में जा रहे हैं वो उतना ही करप्टेड होता जा रहा है। तभी किंगू को कुछ महसूस होने लगता है और वो डरते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। तभी बायरन चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है, कोई तो हमें अप्रोच कर रहा है। तभी कोई चीज काफी तेजी के साथ आकर बायरन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से बायरन वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और मोयन जल्दी से जाकर बायरन को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी किंगू को कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मोयन जरा संभल कर, लेकिन तभी वही चीज वापस से आकर मोयन के ऊपर हमला कर देते हैं और मोयन भी वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद किंगू काफी डरने लगती है और डरते हुए कहते हैं कि आखिर वो कौन है, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन वही चीज किंगू के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के लिए किंगू जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद हुआ को दिखाया जाता है जो कि किंगू को ढूंढते हुए उस जंगल में आ गया होता है और कहता है कि ए अजय भाई, मैं अभी तक उनकी जो एक्सप्लोजिव स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे सेंस कर पा रहा हूँ। आखिर वो अचानक से कैसे डिसअपीयर हो गए, यहाँ पर लड़ाई का किसी भी तरह का निशान नहीं है, क्या वो मर गए? ये अजीब बात है, आखिर किसने ऐसा किया? इतना कहने के बाद वो अपने डिवाइन सेंस को एक्टिवेट करते हुए कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इस हवा में कुछ तो छुपा हुआ है। फिर हमें एक डार्क एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जाकर हुआ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हुआ को जैसे वो महसूस होता है वो अपनी आंखें खोलकर उस डार्क एनर्जी को वहीं पर रोक लेता है और उस डार्क एनर्जी के अंदर जो कोई भी होता है वो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो। फिर हमें उस डार्क एनर्जी के अंदर एक छोटी सी डीमन को दिखाया जाता है जो कि हुआ को देखने के बाद रोने लगती है। फिर हुआ उसके करीब जाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती? ये सुनने के बाद वो लड़की अपने सर हिलाते हुए हुआ को हाँ कहती है। फिर हुआ उससे कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि यहाँ पर 3 कल्टिवेटर्स आए थे, उन्हें हराया है, क्या वो अभी तक जिंदा है? ये सुनने के बाद वो लड़की फिर से अपने सर को हाँ में हिलाती है। ये सुनने के बाद हुआ काफी डरावने अंदाज में उसे कहता है कि जल्दी से उन्हें मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तभी उनके बाजू से काफी ज्यादा डार्क ऑरा आने लगता है जो कि उस लड़की के ऊपर काबू करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी तकलीफ होने लगती है। उस तकलीफ की वजह से वो लड़की काफी तेजी के साथ रोते हुए वहां से भागने लगती है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो सोल कंट्रोलिंग बेल है। मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि इस तरह की जो इविल मैजिक है वो लिविंग बींग्स की जो सोल होती है वो बेल के अंदर सील करके रखते हैं और उनके ऊपर सिनिस्टर कर्स को भी लगाते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई और डीमन सेट का है? फिर हमें उस डीमन फेक्टस को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो क्लाउड सेट का पैट्रियर्क उस लड़की के सोल से कह रहा होता है कि ऐसा क्यों है कि इतने लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद तुम उन कल्टिवेटर्स को पकड़ नहीं पाई? इतना कहने के बाद वो पैट्रियर्क उस बेल में से उस सोल को बाहर निकाल कर नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए उससे कहता है कि क्या उन लोगों का सामना करना तुम्हारे लिए इतना हार्ड है
है तुम एक डिवाइन बीस्ट हो जोआनिन, या फिर तुम यहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हो। अगर तुम भागने की हिम्मत भी करती हो तो मेरे पास तुमसे मौत की भीख मांगने के सैकड़ों तरीके हैं। और जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो कल्टिवेटर्स कहाँ पर है, मैं खुद जाकर उन्हें पकड़ लूंगा। तभी हुआ उस पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें इतना इम्पल्सिव एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ। उस आवाज को सुनने के बाद वो पैट्रिक काफी हैरान हो जाता है। तभी हुआ उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो डीमन क्लाउड सेट के पैट्रिक ज़ियुन। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी लड़ाई हुई थी और तुमने इतने कम समय में अपनी नई बॉडी भी बना ली। ऐसा लगता है कि कोई तुमसे भी बड़ा है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है। हुआ को देखने के बाद वो पैट्रिक काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो तुम हो। इतना कहने के बाद वो पैट्रिक हुआ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा हुआ सिर्फ एक ही हाथ से उसके हमले को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर हुआ उसे चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि मुझे कहना होगा लेकिन तुम पहले जितना ही बुरे हो। ये सुनने के बाद वो पैट्रिक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोआनिन से कहता है कि जल्दी से जाकर उसे मेरे लिए मार डालो। लेकिन वो पैट्रिक इससे आगे कुछ कह ही पाता। तभी हुआ उस पैट्रिक के हाथ को काट देता है जिस हाथ में उसने उस बेल को पकड़ा हुआ होता है। फिर हुआ उस लड़की से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें जोआनिन कहा जाता है। इतना कहने के बाद हुआ उस बेल के ऊपर हमला कर उस बेल को वहीं पर तबाह कर देता है और जोआनिन से कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें फिर कभी उनकी कठपुतली बनने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम आजाद हो। ये सुनने के बाद जोआनिन रोने लगती है और काफी तेजी के साथ हुआ की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद पैट्रिक चिल्लाते हुए उससे कहता है कि जोआनिन हिम्मत भी मत करना यहाँ से भागने की। भले ही मेरे पास सोल कंट्रोलिंग बेल नहीं है लेकिन तुम मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती। इसके आगे वो पैट्रिक कुछ कह ही पाता। तभी जोआनिन उसके ऊपर हमला कर उसे पीछे ढकेल देती है और सीधा जाकर हुआ को पकड़ लेती है। फिर हुआ जोआनिन के सर को सहलाते हुए उससे कहता है कि तुम घर जा सकती हो, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर की जो चीजें है उसे मैं निपटा लूंगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऑपरेटेड और एक्सप्लॉइटेड होना कैसा लगता है। फिर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में अपने ब्लड स्पिरिट पर्ल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़े डीमन को अपेयर कर लेता है और वो डीमन काफी डरावने अंदाज में कहता है कि आखिर कौन है जो कि इस किंग को समन कर रहा है। फिर वो पैट्रिक उस डीमन किंग से कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डीमन किंग इस कल्टिवेटर को मार दीजिए। ये सुनने के बाद वो डीमन किंग उस पैट्रिक से कहता है कि इस जैसे इनसिग्निफिकेंट एंट के लिए तुम मुझे यानी कि इस डीमन किंग को काम करने के लिए कह रहे हो। इतना कहने के बाद वो डीमन किंग अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हुआ के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख हुआ भी अपनी तलवार निकालकर उस डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि जो डीमन किंग है वो भी उस हमले को संभाल नहीं पाता। फिर डीमन किंग वहां से डिसअपियर होते हुए हुआ से कहता है कि तुम ह्यूमन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये अफसोस की बात है यहाँ पर का जो हेवनली दाव है उसने मेरी जो पावर है उसे सील कर दिया है, जिसके वजह से मैं अपनी पावर का सिर्फ 5वां हिस्सा ही यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा जब ये किंग यहाँ पर अपने पूरी पावर के साथ आएगा और तुम्हारे साथ एक ग्रेट बैटल को करूंगा, मेरा नाम ए है। वो उससे आगे कुछ कह ही पाता। तभी वो वहां से गायब हो जाता है और हुआ उसकी तरफ देखता रह जाता है। और ये सब देखने के बाद जो पैट्रिक है उसके फटके 14 हो गई होती है। फिर वह उस पैट्रिक की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद हुआ उस पैट्रिक के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद वो पैट्रिक काफी डर जाता है और कहता है कि एक मिनट रुको, वो जो ट्रेजर है वो मुझे किसी और ने दिए थे। उससे आगे कुछ कह ही पाता। तभी हुआ उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हुआ की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद हुआ कहता है कि मुझे ये कहना होगा लेकिन तुम्हारा जो लक है वो काफी अच्छा है। इतना कहने के बाद हुआ उनको जिस एनर्जी ने पकड़ा हुआ होता है उस एनर्जी के ऊपर हमला करके उस एनर्जी को वहीं पर तबाह कर देता है। फिर हमें किंगू को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी से जाकर हुआ को देखती है, जिसे देखने के बाद वो उससे कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लिया है जिसके वजह से तुम्हें थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर के आराम के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हुआ किंगू से ये सब कह रहा होता है। तभी उसके पीछे से जो डीमन फेटस है वो काफी तेजी के साथ जमीन से निकलकर सीधा उस पैट्रिक के हाथ में चला जाता है। फिर वो पैट्रिक काफी बैडएस लुक में हुआ की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि हुआ किंगू, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था और तुमने मेरे बचे हुए आखिरी प्रीशियस ट्रेजर को भी इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया, लेकिन अब जो मरने वाला है वो मैं नहीं तुम हो। उस पैट्रिक के सर के ऊपर उस डायमंड को देखने के बाद हुआ कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर एक अटैक से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो मैं दूसरा अटैक जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद हुआ उस पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो पैट्रिक अपने डीमन फेटस का इस्तेमाल करते हुए हुआ के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कहने के बाद वो पैट्रिक अपने डीमन फेटस का इस्तेमाल करते हुए हुआ के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख हुआ जल्दी से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीन लोगों को साइड में ढकेल देता है और उस पैट्रिक के हमले को अपने तलवार से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस पैट्रिक
पेट्रियर्क का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हुआ भी पीछे खिसकने लगता है। लेकिन किसी तरह से हुआ उस हमले को रोक ही लेता है। उस हमले को रोकने के बाद वो अपने मन में कहता है कि वो कुछ देर पहले पर्पल केओस रिलम के 7वें स्टेज पर था, लेकिन वह अभी ट्रांसेंडेंट रिलम के 2nd स्टेज पर पहुंच गया है। क्या ऐसा हो सकता है? तभी हुआ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसके माथे के ऊपर जो चीज लगी है वो तो हेवन पैसिंग जेड है, जो कि एक सीक्रेट एंशिएंट ट्रेजर है। ये सुनने के बाद पेट्रियर्क हंसते हुए कहता है कि इतने फेमस सेट के डिसाइपल से जैसे एक्सपेक्ट किया था, उसने इतने आसानी से इस प्रेशर ट्रेजर को पहचान लिया। फिर पेट्रियर्क हुआ से कहता है कि एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से 10 लाख साल पहले एक आदमी ने हेवन पासिंग जेड को उठाया था, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो एक्टिवेट हो गई और उसकी जो कल्टीवेशन एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और वो काफी पावरफुल एक डोमिनेटिंग आदमी बन गया। लेकिन ये अफसोस की बात है क्योंकि वो 5 सालों में ही एग्जॉशन की वजह से मारा गया। उसके बाद सुप्रीम इन्फोर्नो, फिर स्वॉर्ड इमोर्टल और फिर रिटर्निंग डायस, जिनके पास ये जेड गया वो भी बच नहीं पाए। इस हेवन पासिंग जेड के ऊपर कोई भी अपनी पोजीशन हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी जिंदा नहीं बचता। फिर वो उस पेट्रियर्क से कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये जेड तुम्हें कहां से मिला, लेकिन इस अर्थ के ऊपर जो कोई भी रहता है उसे दाव के लॉ को फॉलो करना पड़ता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने रैंक को अगर ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हें इसकी प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी? इतना कहने के बाद वो अपने पास से एक मिरर को निकालकर उस एल्डर की तरफ भेज देता है। उसे कहता है कि अपने आप को देखो, इल्यूजन में मत पड़ो। और जब वो पेट्रियर्क उस मिरर के अंदर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो उम्र है वो काफी बढ़ गई होती है, जिसे देखने के बाद वो पेट्रियर्क कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरी जो लाइफ स्पैन है वो कम से कम 800 साल और थी। और उस मिरर को तोड़ते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ। फिर वो उससे कहता है कि ये जो एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर है वो एक डीमन है जो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो तुमसे छीन रहा है। ये सुनने के बाद पेट्रियर्क उसे कहता है कि चुप हो जाओ, जब तक मैं डीमन फेटस को वापस लेकर जाता हूँ तब तक वो लॉर्ड है वो मेरी जो लाइफ स्पैन है उसे रिस्टोर करने में मेरी जरूर मदद करेंगे। और जब तक मैं इस हेवन पासिंग जेड को अच्छी तरह से यूज करूंगा तभी इस दुनिया के इस पार्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा। ये सुनने के बाद हुआ भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने दिमाग को पूरी तरह से खो चुके हो। ये हेवन पासिंग जेड लोगों को पकड़ने में काफी अच्छी है। फिर हमें उस पेट्रियर्क को दिखाया जाता है जो कि अपने उंगली को काट कर अपने खून को निकाल कर उस जेड के ऊपर लगा देता है। उस जेड के ऊपर अपने खून को लगाने की वजह से उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। फिर वो एल्डर हुआ के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि तुम मर जाओ। उस हमले को अपनी तरफ आता देख हुआ भी अपनी तलवार निकाल कर उस हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन उस पेट्रियर्क का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो हमला सीधा आकर हुआ को लगता है और हुआ को काफी चोट लगती है। और वो अपने मन में कहता है कि इसके पास ट्रांसेंडेंट रिलम के 5th स्टेज की पावर है। और हमें उस पेट्रियर्क को दिखाया जाता है जो कि काफी बैडास लुक में हुआ के सामने खड़ा होता है और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस हमले की वजह से काफी जख्मी होता है। फिर वह अपनी शर्ट को निकालते हुए अपने ऊपर जो उसने अपने पावर को सप्रेस करने के लिए जो सील लगाए होते हैं उसे देखने लगता है। लेकिन उस पेट्रियर्क के ऊपर जियोन काफी तेजी के साथ आकर हमला करने लगती है, जिसे देखने के बाद वो पेट्रियर्क काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जियोन तुम छोटी सी मॉन्स्टर। पेट्रियर्क को इतना गुस्से में देखकर जियोन थर-थर कांपने लगते हैं। तभी पेट्रियर्क जियोन के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वो हमला जाकर जियोन को लगने वाला होता है, तभी वो अपनी तलवार सामने लाते हुए उस हमले को रोक लेता है और जियोन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी पेट्रियर्क काफी तेजी के साथ हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी सील को हटाते हुए कहता है कि मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पेट्रियर्क का हमला सीधा आकर हुआ को लगता है, लेकिन हुआ धीरे धीरे कर वहां से गायब होने लगता है। ये देखने के बाद वो पेट्रियर्क काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन तभी उस पेट्रियर्क की नजर किंगू के ऊपर पड़ती है, जिसने कि अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया होता है। जिसे देखने के बाद वो पेट्रियर्क काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि तुमने ऐसा किया है ना। इतना कहने के बाद वो पेट्रियर्क किंगू के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि तुम भी यहीं पर मर जाओ। वो हमला किंगू को लगने वाला होता है, तभी वो उस पेट्रियर्क के हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस पेट्रियर्क का हमला वहीं पर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद वो किंगू भी काफी हैरान हो जाती है और हमें हुआ को दिखाया जाता है जिसने कि अपने ऊपर जो सील लगाए होते हैं उसे पूरी तरह से निकाल लिया होता है और अपने फुल पावर को अनलीश कर रहा होता है और वो काफी बैडस लग रहा होता है। और वो अपनी आंखें खोल लेता है। जब हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है तो उसकी आंखों का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। मुझे माफ कर देना, लेकिन हुआ ने अपने ऊपर से पूरी तरह से सील नहीं हटाए होते। जितनी उस पेट्रियर्क की पावर होती है और जो उसका रियलम होता है उतनी उसने अपनी पावर को अनलीश किया होता है। फिर हमें उस पेट्रियर्क को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भागे नहीं बल्कि पीछे मुड़कर मौत की तलाश करने का फैसला किया। इतना कहने के बाद वो पेट्रियर्क अपनी डीमन फेट
फेटस का इस्तेमाल करते हुए हुआ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हुआ अपने एक ही हाथ से उस हमले को रोक लेता है। ये देखने के बाद वो पैट्रिक काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुमने मेरे हमले को रोकने के लिए क्या किया। और हुआ के पावर को देखकर किंगू काफी हैरान हो गई होती है और अपने मन में कहती है कि क्या पहले से ये इतना पावरफुल था। फिर हुआ उस पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे बस इतनी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी। ये सुनने के बाद वो पैट्रिक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डीमन फेटस में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हुआ से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो, अब तुम यहीं पर मारे जाओगे। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि तुम्हारी मौत उसी पल तय हो गई थी जब मैंने मेरे ऊपर से जो सील है वो हटाई थी। इतना कहने के बाद हुआ भी अपने तलवार निकाल कर किसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा एनर्जी का बना हुआ एक ड्रैगन अपीयर होता है और वो ड्रैगन सीधा पैट्रिक के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उस ड्रैगन को देखने के बाद पैट्रिक की फट के 14 नहीं 64 हो जाती है और वो ड्रैगन आकर सीधा उस पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पैट्रिक खाक बनकर वही हवा में गायब हो जाता है। उस पैट्रिक को मारने के बाद वो फिर से अपने पावर को सील करते हुए अपने कपड़ों को पहन लेता है। फिर हमें उस डीमन फेटस और जेड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहीं पर सही सलामत थे। हुआ को देखने के बाद किंगू अपने मन में कहती है इसका जो ऑरा है वो फिर से स्पिरिचुअल क्योस रिलम के 60 लेवल पर आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर उस जेड के ऊपर पड़ती है। उस जेड को देखने के बाद किंगू कहती है कि ये कितना शानदार है। इतना कहने के बाद वो उस जेड को टच ही करने वाली होती है, तभी पीछे से हुआ आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इस जेड को मत टच करना। किंगू हुआ को देखने के बाद काफी हैरान हो जाती है। तभी हुआ अपने पास से एक स्टोरेज बैग निकाल कर उस जेड को स्टोरेज बैग में स्टोर कर लेता है। फिर किंगू हुआ से कहती है कि इस जेड ने मेरे ऊपर अभी काबू किया था। फिर हुआ उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये जो चीज है वो एक्सट्रीमली इविल है। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ स्पैन उस पैट्रिक की तरह ड्रेन होने से बचानी है तो इसे अवॉइड करो। तभी वहाँ पर जियोन आ जाती है, जिसे देखने के बाद किंगू काफी हैरान हो जाती है और गुस्सा करते हुए जियोन से कहती है कि ये वही चीज है जिसने हमारे ऊपर छुपकर हमला किया था। ये सुनने के बाद जोआनियन काफी निराश हो जाती है। तभी हुआ किंगू से कहता है कि इसका नाम जोआनियन है और ये हमारे खिलाफ कभी भी गलत इंटेंशन नहीं रखती। बात बस इतनी सी है, जो डेमन सेट की सोल कंट्रोलिंग बेल थी वो इसे काबू कर रही थी। ये सुनने के बाद किंगू हुआ से कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन वो सोल कंट्रोलिंग बेल कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मैंने अभी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वह जोआनियन के सर को सहलाते हुए उसे कहता है कि अब तुम सेफ हो, तुम यहाँ से शांति से जा सकती हो। जो बुरे लोग हैं उनके द्वारा फिर से कैप्चर्ड मत होना, क्या तुम समझ गई। ये सब देखने के बाद किंगू हुआ से कहती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम इसे अपने साथ नहीं रखोगे। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि अगर मैं इसे अपने साथ रखूंगा तो मुझ में और उस डीमन सेट के लोगों में क्या फर्क रहा। ये सुनने के बाद किंगू खामोश हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। फिर शर्माते हुए हुआ से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर दूसरा कोई होता तो वो सोल कंट्रोलिंग बेल को अपने पास रखकर जो जोआनियन है उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि जो कि तुमने मुझे गलत समझा है, क्या तुम मुझे वो पेज दे सकते हो जो तुमने नोवेल से फाड़ा है। ये सुनने के बाद किंगू काफी गुस्सा हो जाती है और मनी मन में कहती है कि ये तो कितना अनरोमांटिक है, इससे तो सिर्फ अपनी किताब की पढ़ी है। इतना सोचने के बाद किंगू अपने पास से उस किताब के पन्ने को निकाल कर हुआ को दे देती है। उस किताब के पन्ने को देखकर हुआ काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये वही पेज है जिसे कि फाड़ दिया था। फिर हुआ किंगू से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम आकर मेरी मदद नहीं करती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। और हाँ, मुझे आशा है कि आज जो कुछ भी हो आप उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगी। ये सुनने के बाद किंगू हुआ से कहती है कि एक डीमन सेट के एल्डर को मारना कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि इतने भी क्वेश्चंस मुझसे मत पूछो, इसे मेरी तरफ से तुम्हारी मदद करने के लिए जो डेप तुम्हारे ऊपर था उसे चुकाने का तरीका समझो। इतना कहने के बाद वो उस डीमन फेटस के पास चला जाता है, जिसे देखने के बाद किंगू हुआ से कहती है कि आखिर तुम इस चीज से कैसे निपटोगे। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि बेहतर होगा कि मैं इसे सेक्ट में वापस लेकर जाऊं और उन्हें इसे निपटाने दूं। मैं यहाँ पर सबसे पहले सेक्ट में वापस जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर जो यूनजिन सेट के 2 डिसाइपल्स है उनकी केयर करने के लिए छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद किंगू हुआ से कहती है कि क्या तुम्हें इस तरह से चले जाना सचमुच बुरा नहीं लगता। मैं उनकी कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। लेकिन हुआ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस डीमन फेटस को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलने लगता है और वो जिसका हाथ होता है वो हुआ से कहता है कि तुम इस डीमन हेलबर्ट को नहीं ले सकते। उस हाथ को देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि एक और ट्रांसेंडेंट रिलम का पर्सन। फिर वो हाथ वाला आदमी हुआ से कहता है कि हुआ किंगवन शॉर्ट सेट का एक डिसाइपल, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये सुनने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और देखते देखते वो हाथ उस डीमन फेटस को लेकर वहां से चला जाता है। ये सब देखने के बाद किंगू काफी डर गए होती है और कांपते हुए हुआ से
कहती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग सेंस थी, आखिर वो कौन था। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि शायद वो डीमन सेट का एक और एल्डर होगा। ये सुनने के बाद किंगू चिल्लाते हुए हुआ से कहते हैं कि क्या तुम उसका पीछा करने के लिए नहीं जाओगे, वो वेपन काफी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि सबसे पहली बात, वो जो आदमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका सामना करना अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, जो डीमन हेलबर्ड है उसे वापस लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और तीसरी बात, अभी मेरा वेकेशन चल रहा है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिल लूंगा। अभी मुझे जाकर जो किताब का आखिरी पन्ना है उसे पढ़ना है। इतना कहने के बाद हुआ काफी तेजी के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद किंगू तो पूरा सदमे में चली जाती है और गुस्सा करते हुए हुआ से कहती है कि जैसे कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी, तुमसे जब से मिली हूँ तब से मेरे साथ बुरा ही हुआ है। लेकिन तभी उसके पीछे से यूनजी भी काफी तेजी के साथ हुआ के पीछे जाने लगती है। ये देखने के बाद किंगू कहती है कि वो जो छोटा सा मॉन्स्टर था वो भी उसके साथ चला गया। और किंगू हुआ को याद करते हुए कहती है कि उसकी जो पावर है वो अनप्रेडिक्टेबल है और उसका जो कैरेक्टर है वो इतना भी बुरा नहीं है और वो दिखने में काफी अच्छा है। लेकिन तभी वो अपनी उंगली काटते हुए कहते हैं कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद उसने मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दिया। जब मैं उसे वापस से मिलूंगी तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे वापस से नहीं मिलना चाहती। और बस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।